भैया नमस्कार। आज आप लोगों की क्लास थोड़ी सी शाम को चल रही है क्योंकि मैंने इसे रिशेड्यूल कल कर दिया था। आपके पास मैसेज भी आ गया होगा कि अतुल सर ने क्लास को रिशेड्यूल किया है। ठीक है ना, क्योंकि रिशेड्यूलिंग हमेशा वन डे बिफोर आपको पता चल जाती है कि अगर अगले दिन क्लास किस दिन होगी। और आप लोगों को, जितने भी लोग मेरे साथ हैं, बाकी लोगों को ये क्लास रिकॉर्डेड दिख जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज हम आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन का पार्ट पढ़ाते हैं जिसे हम कहते हैं अजम्पशन। अजम्पशन के बारे में भी जानते हैं, ये भी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का एक पार्ट है। अगर स्टेटमेंट कंक्लूजन की बात करें, अजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, इस टाइप के टॉपिक इसके अंदर आते हैं। ठीक है ना। ये एक्चुअली जिस दिन मुझे रिशेड्यूल करना होता है क्लास, तो वो आप लोगों को पहले से यहाँ पे दिख जाता है कि इस दिन क्लास ये रिशेड्यूल होने वाली है। ठीक है ना। तो चलो फिर आज हम पूर्व धारणा के बारे में बात कर लेते हैं। मैं तुमको कुछ बेसिक बातें बताता हूँ, जरा वो बात याद रखिएगा। इतना जानने से अच्छा पहले मैं आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग की कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। चाहे कहीं पे भी लॉजिकल रीजनिंग आप सॉल्व करेंगे, वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ठीक है ना। 2 सेकेंड, मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग के सारे बेसिक्स आज बताता हूं। और बाकी लोगों को ये याद रखना, मुझे नहीं लगता कि कोई वॉइस प्रॉब्लम हो रही। वॉइस तो क्लियर आ रही होगी। चलो, देखो, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है? जहां पर आपको बात करने की एक सेंस क्लियर होता है। बोले सर ये कौन सी बात है, इसका मतलब हम बात नहीं करते क्या? आप करते हैं, लेकिन कभी कभी जब आप अधिकारियों से बात करते हैं तो आप उनके सामने झूठ नहीं बोल पाते हैं। आप कभी भी आजमाइएगा वकीलों के सामने, या जो मतलब मेच्योर वकील हैं, ऐसे नहीं चुटपुंजिए वकीलों के पास आप चले जाएं। जो सच में जेन्युइन वकील हैं या बड़े अधिकारी हैं, आप उनके सामने झूठ नहीं बोल पाएंगे। या सीबीआई ऑफिसर्स होते हैं, जो सीबीआई के सामने आप झूठ नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? आपकी वो टंग स्लिप करवा ही देंगे। वो ऐसे सवाल पूछेंगे आपसे कि आपको याद रखिएगा, आप याद रखिएगा कि आपकी टंग स्लिप हो ही जाएगी। वो आपसे इतना काउंटर करेंगे, इतना काउंटर करेंगे कि दिक्कत हो जाएगी। बोलो, सहमत हो मेरी बात से? तो एक बात ये याद रखिएगा कि जो लॉजिकल रीजनिंग है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितने लॉजिकल वे में बात कर रहे हैं। मतलब जैसे सपोज करो कि यहाँ कुछ बातें, जैसे यहाँ एक स्टेटमेंट होता है और उसी से रिलेटेड यहाँ कंक्लूजन होता है। वहां पे कंक्लूजन में आपको आंसर देना होता है कि कौन सा कंक्लूजन सही है, पहला सही है, दूसरा सही है। और यहाँ ऐसे ऐसे एक स्टेटमेंट लिखा होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे एक स्टेटमेंट लिखा होता है। उसमें नीचे कंक्लूजन में आपको आंसर देखना। याद रखना, कंक्लूजन हमेशा स्टेटमेंट से रिलेट करना चाहिए। अगर कंक्लूजन स्टेटमेंट से रिलेट नहीं कर रहा है तो चाहे जितनी भी सही बात लिखी हो, वो कभी सही नहीं होगा। आप मेरी बात समझे? आप मेरी बात समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बात वो है कि जैसे सपोज करिए कि मैंने आपसे बोल दिया कि भारतीय राजनीति में इस बार कुछ नया बदलाव देखने को मिला। विपक्ष मजबूत होता है तो सरकार काम अच्छा करती है। तब तक एक ने हाथ उठाया कि सर आप राजनीति के बारे में समझा रहे हैं। बोले सर सुनिए ना। हमने कहा बोलो। बोले सलमान खान की शादी हो गई, हम इतनी मार मारेंगे उसको कि उसकी बुद्धि पागल हो जाएगी। जबकि उसने कुछ गलत नहीं पूछा। हुई या नहीं हुई मैं बता दूं, लेकिन ये याद रखना कि स्टेटमेंट से अलग कोई भी बात कही जाए, भले ये क्यों ना कहा जाए कि सूर्य पूरब में उगता है, ये इंडिविजुअल बात बहुत सही है, लेकिन ये इस समय गलत हो जाएगा क्योंकि इस बात का मेरे स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बोलो, आप मेरी बात समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? स्टेटमेंट से हमेशा याद रखिएगा कंक्लूजन का सीधा संबंध होना चाहिए। याद रहेगा कि नहीं? कंक्लूजन से स्टेटमेंट का सीधा संबंध होना चाहिए। मतलब अगर जिस बात में स्टेटमेंट दिया गया है, कंक्लूजन उसी बात में निकलना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, लॉजिकल रीजनिंग में इस टाइप के शब्द नहीं सही होते, जैसे एनी, जैसे ओनली, ये कभी सही नहीं होते। आपको लग रहा होगा
कि ये एनी, ओनली, ये शब्द गलत क्यों होते हैं, इसका कोई रीजन होगा? मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन देने से पहले बोला था कि लॉजिकल रीजनिंग कहाँ लगती है? समाज में। लॉजिकल रीजनिंग कहाँ होती है? बोलने बतियाने के तरीके में, कि आप किसी से लॉजिकल वे में बात कर रहे हैं तो उस आदमी का समाज में। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे समाज में एक आध आदमी ऐसा होगा ना जिसकी बात को लोग कहते हैं अब यार वो ऐसे ही बोलता रहता है, उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, वो तो जिस बात की वैल्यू नहीं होती वो इन लॉजिकल स्टेटमेंट्स होते हैं। यानी जिन बात को सोचा जाए, जिन बात पर मंथन किया जाए, जिन बात को समझा जा सके, जिन बात पर हम चर्चा कर सके, वो हमेशा लॉजिकल बात होती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपके मोहल्ले में 2-4 ठो लोग ऐसे होंगे जिनकी बात में हमेशा लोग कह देते हैं अबे उसकी बात मत करो यार, उसकी बात के कुछ सर पैर रहता है क्या, वो एकदम बेकार आदमी है, तो उसे इनलॉजिकल लोग कहते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में ओनली और एनी कभी नहीं सही होगा। अब आप मुझे एक चीज बताओ, मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछता हूं, शादी में विभिन्न प्रकार की सब्जियां क्यों बनाई जाती हैं? पनीर, पनीर दो प्याजा, पनीर पसंदा, कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, मशरूम पनीर, पनीर चिली पनीर, ये बनाया जाता है। फिर कढ़ी बनाया जाता है, फिर कहीं कहीं तो बाटी चोखा भी लगा दिया जाता है, तो कहीं कहीं कुछ भी लगा दिया जाता है, यानी कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ बनाया जाता है। तो शादी विवाह में इतनी सब्जियां क्यों बनाई जाती हैं? बता दो, शादी विवाह में इतनी सब्जियां क्यों बनाई जाती हैं? तुमने कभी भी देखो कितनी ढेर सारी सब्जियां शादियों में बनती है, 3-3, 4-4 तरीके की। शाही पनीर बन रही है, मटर पनीर बन रही है, दम आलू बन रहा है, परवल बन रहा है, वो एक बड़ा सा तवा रखा रहता है जिसमें बैगन भर के लगा देते हैं, भिंडी भर के लगा देते हैं, टमाटर भर के लगा देते हैं, आलू भर के लगा देते हैं, फिर वही तल तल के देते रहते हैं एक तवे में। याद रखना उसका एक जेन्युइन रीजन होता है रे पगला। क्षेत्र, राज्य, समूह, वर्ग, साम्राज्य, विश्व। क्षेत्र, राज्य, समूह, वर्ग, साम्राज्य, विश्व में एक नियम ला दोगे लोग नहीं मानेंगे। अच्छा बताओ, दुनिया में सबको कद्दू पसंद है क्या? अगर मैं कहूं आओ मेरे घर केवल कद्दू मिलेगा खाने को, इंसान कहेगा भाई साहब आज मन नहीं है, कल किसी दिन आएंगे। आओ मेरे घर चाउमीन मिलेगा केवल, तो भाई मैं ऑयली खाता नहीं हूं। आओ मेरे घर केवल तुमको ब्रेड खाने को मिलेगा, नहीं भैया मैं मैदा नहीं खाता हूं। तो केवल क्षेत्र, राज्य, समूह, वर्ग, साम्राज्य, विश्व में केवल एक नियम नहीं लादा जाता कि केवल यही तरीका है इस चीज से निजात पाने का, केवल यही तरीका है, ऐसा नहीं होता। तो जहां क्षेत्र हो, साम्राज्य हो, विश्व हो, वहां ओनली और एनी जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। अब आपको समझ में आया कि लॉजिकल रीजनिंग या स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में कहीं भी एनी जैसा शब्द लिखा हो, ओनली जैसा शब्द लिखा हो, तो ये कभी भी सही नहीं होता। तो लोग पूछेंगे ऐसा क्यों, उसका रीजन बताओ, तो कह दो कि कहीं भी मतलब किसी पर आप एक तरीके का नियम लाद नहीं सकते। आप मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? तेरही में कभी 4 तरीके की सब्जी देखे हो? किसी की तेरही खाने गए हो कि नहीं कभी जिंदगी में? अरे तेरही तो सुने ही होगे, विदेश में थोड़ी ना पैदा हुए हो। तेरही सुने हो कि नहीं? तुम लोग जवाब इतनी लेट देते हो कि पूरी बात का रस खत्म हो जाता है। तेरही कहीं खाते, खिलाते, कहीं कुछ देखे होगे? तेरही में कभी 4 तरीके की सब्जी नहीं बनाई जाती, क्यों? खाना हो खाओ, नहीं खाना जाओ, क्योंकि कोई खुशी की बात थोड़ी ना है। और तेरही में लोग ज्यादा डिमांड भी नहीं करते। तेरही की पूरी हमेशा ठंडी मिलेगी तुमको, तेरही की पूरी ठंडी मिलेगी, सब्जी ठंडी मिलेगी, ये क्योंकि वहां लोग खुशी में नहीं खाते। अब ठीक है भोज है, खिला दिए, क्योंकि वहां पे कोई डिमांड नहीं है। लेकिन जब क्षेत्र, राज्य, समूह पे नियम ला दोगे कि नहीं मेरे यहाँ खुशी है आओ, तो खुशी में लोग अपने मन का खाना पसंद करेंगे। और लोगों में है कि भाई मैं पनीर नहीं खाता, आलू खा लो, आलू नहीं खाते ये खा लो, ये नहीं खाते ये खा लो, ये नहीं खाते आइसक्रीम खा लो, आइसक्रीम ठंडी है, गाजर का हलवा खा लो, गाजर का हलवा ठंडा है, मूंग का हलवा खा लो। यानी ओनली एनी कभी भी स्टेटमेंट में सही नहीं होता। ठीक है। दूसरी बात, कभी भी लॉजिकल ओनली एनी आएगा तो समझ जाओगे ना। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि तुम लॉजिकल रीजनिंग में ओनली एनी क्यों गलत कर देते हो, तो बता लोगे कि नहीं? बता लोगे कि नहीं? कोई कहेगा ओनली एनी क्यों होगा, तो बोले कि कभी भी। इसीलिए देखो हर संविधान में भी हर एक क्लॉज का सब क्लॉज बनाया जाता है, ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो। सहमत हो कि नहीं?
अच्छा, अक्षय सर को क्या हुआ नेहा? अभी हम पूछ लेते हैं। तुम लोग तो यार हमको डरवा दिए। अक्षय अपने भाई को क्या हो गया? ठीक है, दूसरी बात यहां पर देखो, यहां पर देखो, आगे अगर बात करें कंपैरिजन, मैं एक बार पूछ लेता हूं। हेलो, ओके ओके, अरे अक्षय सर क्लास ले रहे हैं, तुम लोग कह रहे हो कि मारेंगे, गायब हो जाओगे। देखो, कंपैरिजन की बात करें, कंपैरिजन की बात करें, जिसे हिंदी में कहते हैं तुलना। बेटा जी, लॉजिकल रीजनिंग में कहीं भी देखने को मिल जाए, याद रखना ये गलत होगा। कंपैरिजन कभी भी सही नहीं हो सकता, ये बात याद रखना। ये लॉजिकल रीजनिंग तुमको कहीं नहीं मिलेगा। आज मैं बहुत मूड में पढ़ा रहा हूं, और अगर आज जितनी अच्छी चीजें मेरे अंदर से निकाल लिए ना, तुम किसी के सामने लॉजिकल रीजनिंग के बारे में चर्चा करोगे ना, माथा चूम के गले लगा लेगा कि यार गजब लॉजिकल रीजनिंग बंदा बता रहा है। कभी भी कंपैरिजन लॉजिकल रीजनिंग में सही होता ही नहीं, लिख लो कॉपी में। लॉजिकल रीजनिंग में कंपैरिजन कभी नहीं सही होता। लॉजिकल रीजनिंग में कंपैरिजन कभी नहीं सही होता। बोले सर मतलब नहीं समझे। अगर तुम लोगों के पापा तुमसे कहते थे कि चौबे जी का लड़का पढ़ने में इतना तेज है, तुम गधे हो, बेवकूफ हो, जाहिल हो, गंवार हो, गधे नहीं तो ये चीज गलत है। कह दो जितना डंबल मैं मार लेता हूं उतना चौबे जी का लड़का मारेगा ना तो जमीन में धंस जाएगा उतना। कह दो कि जितना मैं सामाजिकता में हूं उतना अगर चौबे जी का लड़का हो ना, तो क्योंकि हर एक व्यक्ति का क्षेत्र और फील्ड ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है। कभी भी आपकी, जब आपकी शादी हो जाएगी, अभी तो आप लोग बालक हो, या महिलाओं की जब, जो हमारी बच्चियां, मेरी बहनें हैं, इनकी शादी हो जाएंगी, तो हमेशा देखना, लड़कों को एक चीज बहुत बुरी लगती है, जब तुम्हारी वाइफ तुमसे बोलेगी कि वो बबीता के पास इतना बड़ा मंगलसूत्र है, हमको बिल्कुल वैसा ही बनाना है, तो आदमी कहेगा तुम बनवाओ, उसका 2 गुना बनवाओ, लेकिन ये मत मुझसे कहना कि जैसा उसका है इसलिए मुझे बनवाना है, बगल वाले ने कार खरीदी है इसलिए मुझे कार खरीदना है। नहीं, कंपैरिजन कभी सही नहीं होता। कंपैरिजन कभी नहीं सही होता बेटा। कभी भी अगर किसी को तुलनात्मक दृष्टिकोण से समझाओगे कि उनका लड़का इसलिए है, तुम गधे हो, ऐसा नहीं है। जो तुम्हारे अंदर क्वालिटी है वो उसमें नहीं, जो उसमें क्वालिटी है वो तुम में नहीं। चलो मैं एक बार पूछ लूंगा, हो सकता है इसीलिए वर्क फ्रॉम होम है सर, घर से पढ़ा रहे होंगे, तो ये बात याद रहेगा कि नहीं? बोलो सहमत हो कि नहीं? तो कभी भी कंपैरिजन सही नहीं होता है। दूसरी बात, कैपेसिटी, कैपेसिटी कभी भी सही नहीं होती। कैपेसिटी, किसी की क्षमता के बारे में आप तुलना नहीं कर सकते, किसी की क्षमता के बारे में आप कभी नहीं बोलेंगे। ये याद रखिएगा, लॉजिकल रीजनिंग में कैपेसिटी भी गलत होती है। ये मैं लिख दे रहा हूं ताकि एक जगह हो जाएगा। ओनली, एनी, ये भी गलत होता है, कंपैरिजन भी गलत होता है, कैपेसिटी भी गलत होता है। कैपेसिटी भी गलत होता है कि आप किसी की औकात के बारे में नहीं बोल सकते। लोग बोलते हैं ना दुनिया में आधा झगड़ा क्यों होता है, तुम्हारी औकात क्या है, क्या आओ बताएं, क्या औकात? औकात एक ऐसा शब्द है, लिमिट, ये सब में उतना वो नहीं होता, लेकिन आप किसी की कैपेसिटी, अतुल सर 10 छेने का रसगुल्ला नहीं खा सकते, कभी खिलाए हो जिंदगी में? कभी खिलाए हो? कटहल जैसा मुंह बना के बोल दोगे अतुल सर 10 छेने का रसगुल्ला नहीं खा सकते, मान लो 20 तो खा गए तब। तो किसी की क्षमता के बारे में, जैसे बोल दे लड़कियां ये करने में सक्षम नहीं है, तो कभी भी सक्षमता के बारे में अगर बोला जाए, कभी किसी की कैपेसिटी के बारे में बोला जाए, किसी की क्षमता के बारे में बोला जाए, ये कभी भी सही नहीं होता। तो ओनली कंपैरिजन कैपेसिटी कभी भी सही नहीं होगा। सहमत है आप मेरी बात से? हाँ, मैंने चेंज हुआ। कह रहे आपकी क्लास का टाइम क्यों चेंज हुआ? अतुल अवस्थी हाड़ मास की शरीर है, अतुल अवस्थी के पापा हैं, अतुल अवस्थी की मम्मी भी हैं, अतुल अवस्थी की एक पत्नी भी है और परिवार भी है। अतुल अवस्थी हाड़ मास का शरीर है। अतुल अवस्थी को जुकाम बुखार तबीयत खराब हो सकती है। अतुल अवस्थी के पिता की तबीयत खराब होगी तो मुझे ही देखना, आई एम ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स। ये बाप रे बाप, तुम लोग तो मेरी सास निकले यार। आज क्लास क्यों चेंज हुआ? तुम लोग तो मेरी सास निकले। हम लोगों के भी मतलब, हमारी भी एक अर्धांगिनी है, माँ बाप हैं,
हम लावारिस थोड़ी ना है, अब उनको भी हमें देखना है, उनकी तबीयत खराब है, हमारी श्रीमती जी की तबीयत खराब हो गई तो हम कहते नहीं हमको क्लास लेना है, तो तुम लोग क्या चाहते हो, गुरुवाइन ना रहे हमारी जिंदगी में? नालायक नहीं। तो क्षमता याद रखना कभी भी सही नहीं होता। दूसरी बात, इसी का जो पार्ट होता है, जैसे लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट होता है लल्ला मेरे, जैसे लॉजिकल रीजनिंग होता है ना बेटा, तो लॉजिकल रीजनिंग का लॉजिकल का पार्ट होता है क्या, एक होता है अजम्पशन जो तुम्हारे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है, एक होता है आर्गुमेंट, और एक होता है कोर्स ऑफ एक्शन। ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछता, और कॉज एंड इफेक्ट ये सब तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछता। तुम्हारे एग्जाम में मैक्सिमम ये दोनों कभी कभी पूछ लेता है, जिसे हम लोग कहते हैं पूर्व धारणा। अब तुमको याद आया होगा, अच्छा हाँ 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 सर बिल्कुल सही है, पूर्व धारणा, और इसे कहते हैं तर्क, आर्गुमेंट। ये दो तुम्हारे एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। अजम्पशन, अजम्पशन और गेस में क्या संबंध होता है बताओ? अजम्पशन और गेस में कितने लोग संबंध बताएंगे? अगर मैंने आपसे कहा अजम्पशन और गेस में क्या फर्क होता है, देखो अजम्पशन गेस में यह फर्क होता है कि देखो, जैसे पति पत्नी का एक रिश्ता होता है बेटा, है ना, आधा झगड़ा पता है क्यों होता है? क्योंकि पति को ये लगता है कि वो पति है और पत्नी को ये लगता है कि वो पत्नी है, यानी वो तनी रहती है हर समय, जो हमेशा तनी रहे वो पत्नी है, हमेशा तनी। वाइफ का मतलब ही होता है, वाइफ का मतलब होता है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। और वो बेचारी का सारा झगड़ा इसलिए है कि मुझे टाइम दो। लड़के कहते हैं मुझसे सोना ले लो, चांदी ले लो, हीरा ले लो, जवाहरात ले लो, बस ये मत मांगो, क्योंकि सारा खेल टाइम का है। जो मेरे साथ होता है, मैं हर तरीके की जरूरत पूरी कर सकता हूं। एनिवर्सरी आ जाए तो मुझसे 2-2.5 लाख रुपए ले लो, जो लेना हो जाके ले लो। बर्थडे आ गया, 1-1.25 लाख रुपए ले लो। तुमको जो महंगे से महंगा मोबाइल लेना हो, वो पता नहीं कौन सा मंगलसूत्र, कौन सा सीतारामी होता है, सब बनवा। उसको इस चीज से मतलब ही नहीं, मुझे टाइम दो। अजम्पशन का मतलब होता है कि जिस चीज की बाउंड्रीज होती है उसमें पत्नी को ये अज्यूम करती है कि मेरा पति मुझे समय देगा। और जरा सोचो, कोई आपसे बोले कि अजम्पशन और गेस में क्या फर्क होता है, तो गेस विदाउट लिमिट होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं, कहीं बाहर से आऊं और मैं कहूं बताओ मेरे हाथ में क्या है, तो तुम क्या ये जो करोगे ये गेस होगा। मैं अगर पीछे बाहर से आऊं, अपना हाथ पीछे रखूं, मैं कहूं बताओ मेरे हाथ में क्या है, ये गेस है। लेकिन मैं ये मार्कर दिखा दे रहा हूं और मैं इसको हाथ पीछे ले जाऊं, मैं कहूं मार्कर मेरे किस हाथ में, लेफ्ट या राइट, इसे अजम्पशन कहते हैं। यानी अजम्पशन में लिमिट होती है और गेस में कोई लिमिट नहीं होती, इसलिए टॉपिक का नाम गेस न रखकर अजम्पशन रखा जाता है। क्योंकि हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, हमें एक लिमिट चाहिए जिसके अंदर तक हम सोच सकें, और गेस की कोई लिमिट नहीं होती, इसलिए उसे अजम्पशन कहा जाता है। ये याद रखोगे। तो when we are talking about with a limit, that's called assumption. When we are talking about beyond the limit, that's called guess. दूसरी बात, assumption कभी नेगेटिव नहीं होता। पूर्व धारणा जो होता है, assumption कभी नेगेटिव नहीं होता। ये तुमको तुम्हारे टीचर, जब तुम कैट लेवल की रीजनिंग पढ़ोगे, आरबीआई की रीजनिंग पढ़ोगे, आप बड़े लेवल पे पढ़ोगे। मैंने अपने लाइफ में 11 साल हाई लेवल रीजनिंग पढ़ाई है, लेकिन इस चैनल पर बैंक पूरा फुल था। ये था कि कोई अगर कुछ करके दिखा सकता है तो एसएससी में आए। तो पिछले 2 साल में जो तबाही मचाई है मैंने, वो इसी हिसाब से मचाई है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे मेरी मेहनत पे भरोसा है। अजम्पशन कभी नेगेटिव नहीं होता, अजम्पशन हमेशा पॉजिटिव होता है। अच्छा तुम लोग एक प्रैक्टिकल बात बताओ, सुनो मेरी बात, इधर बताओ। अगर मान लो कोई अनजान आदमी कोई तुम्हारा पैर छू ले, भैया प्रणाम, तो तुम क्या कहोगे? सर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। कोई ऐसे तुम ऐसे 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 चुपचाप ऐसे जा रहे हो और कोई आया, अरे दीदी प्रणाम, भैया प्रणाम, बुआ प्रणाम, चाचा प्रणाम, कुछ भी बोल के तुम्हारा पैर छू ले, तो तुम क्या करोगे मुझे बताओ। कभी भी कोई आता है ना, वो तुमको जानता है, तुम उसको नहीं जानते, जैसे पहुंचा भैया प्रणाम, तो ऐसे पैर छू लिया, तो तुम क्या करोगे? एक कॉमन सा आशीर्वाद है जो सारे लोगों के मुंह से डायरेक्ट निकल जाता है, खुश रहो, मस्त रहो, सलामत रहो, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहो, खूब तरक्की करो, दूधो नहाओ पूतो फलो। यही आशीर्वाद दोगे, हाँ या ना? तुम ये कैसे मान सकते हो कि जो तुम्हारा पैर छू रहा है वो पैर छू के तुम्हें गोली नहीं मारेगा?
मान लो तुम्हारा पैर छुआ, तुरंत पिस्टल निकाला तुम्हारे नजदीक आने के लिए, तुम्हारा पैर छुआ, पिस्टल निकाला, गोली मार दिया, तो क्यों खुश रहो? यानी जो तुमको गोली मार रहा है, हो सकता तुम्हारा पैर छू के कहे कि सुन बे, तो पता चला पैर छू के लगा अपशब्द बोलने। तो ये तुम कैसे कह सकते हो कि कोई अनजान व्यक्ति तुम्हारा पैर छुए और तुम कह दो खुश रहो? तो आपने बोला सर आप पहले मेरी बात समझिए। एक होता है अजम्पशन, मैंने कहा वही तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो बोले वही हम आपको समझा रहे हैं। अजम्पशन कभी नेगेटिव नहीं होता, अजम्पशन हमेशा पॉजिटिव। हमारा कोई पैर छू रहा है तो हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे, हम यही सोचेंगे ये मुझे जानता है, ये मेरा चाहने वाला है, ये मेरा छोटा है, संस्कारी है, बड़े छोटों का अदबो अदाब करता है, भैया खूब खुश रहो, खूब उन्नत करो बाबू, खूब आगे, बच्चा हम पहचाने नहीं तुमको। तो ये पॉजिटिव अजम्पशन होता है। चलो एक और एग्जांपल लें, यानी कोई भी पैर छूता है हम खुश रहो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अजम्पशन कभी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल है, कभी मंदिर गए हो? कमेंट बॉक्स में लिखो यस और नो। मंदिर कितने लोग गए हो? मंदिर जाते हो? तुम अंदर से दर्शन करके रहे, जय हो प्रभु, इस बार किसी तरीके से पेपर पास करा देना प्रभु, एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल कहीं तो करवा देना प्रभु, इतना करके बाहर आए, घंटी बजाए, हाथ में 100 रुपए की नोट रखे थे, हाथ में 100 रुपए की नोट पकड़े थे। अब पंडित जी को 10 रुपया तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, कोई 2 रुपया देता है, कोई 1 रुपया, तुम्हारे हाथ में 100 रुपया। पंडित बोले पंडित, अरे यजमान के हाथ में 100 रुपया, पंडित जी कहे इधर आओ, येन वृद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरि ओम। अब पंडित जी उस 100 रुपया चक्कर में पता है तुमको क्या क्या बोल गए? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, मतलब जाओ तुम्हारी सारे इच्छाओं की पूर्ति हो। येन वृद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तुम इतने यश फैले, इतना तुम जो सोच रहे हो वो तुम्हारा हो जाए। पंडित जी को ये पता है कि तुम कौन हो? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, पंडित जी को पता है कुछ तुम कौन हो? पंडित जी को कुछ भी पता है तुम्हारे बारे में? बस तुम्हारे हाथ में 100 रुपये के चक्कर में पंडित जी ने इतना कर रहा आशीर्वाद दे दिया और पता चला तुम निकले आतंकवादी। पंडित जी कहे जाओ तुम्हारी जो मनसा है पूरी हो, जो तुम चाहते हो वैसा ही हो, तथास्तु बालक, और तुम गए ले जा कहीं बम लगा दिए। अब बम फूट गया तो पहले फांसी पंडित जी को देनी चाहिए कि उस आदमी को देनी चाहिए? पंडित जी तो कहे जाओ तथास्तु तुम्हारा कल्याण हो, और 100 रुपये में पंडित जी विश्वास दिला रहे कि मेरा आशीर्वाद फलीभूत होगा, पक्का होगा, जाओ बेटा। और इतना कह के अगर पंडित जी भेज दिए तो पहला तो फांसी पंडित जी को चढ़नी चाहिए। बोलो सहमत हो कि नहीं? बोलो सहमत हो कि नहीं? पहली फांसी पंडित जी को चढ़नी चाहिए कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि पंडित जी को ये लगता है कि अगर ये मंदिर आया है, भगवान की पूजा अर्चना कर रहा है, तो अपने जीवन क्षेत्र, राज्य, समूह, वर्ग, साम्राज्य को आगे बढ़ाने की सोच रहा होगा, एक अच्छा इंसान होगा। अजम्पशन कभी नेगेटिव नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखना, अजम्पशन हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना? तो इसी तरीके से लाइफ में चीजों को जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना समझ में आएगा, ठीक है? दूसरी बात, एक चीज हमेशा याद रखना, सेल्फ ओपिनियन कभी भी लॉजिकल रीजनिंग में सही नहीं होता। सेल्फ ओपिनियन यानी खुद का दिमाग या खुद का प्रस्ताव, यानी खुद का ओपिनियन मतलब खुद का सुझाव, मतलब सेल्फ ओपिनियन का मतलब खुद की सोच, इसे कह सकते हो। खुद की सोच कभी भी सही नहीं होती। लॉजिकल रीजनिंग में तुम्हें क्या लगता है इस बात से दुनिया को लेना देना नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग में तुम्हें क्या लगता है इस बात से लेना देना नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग में हमेशा हमें क्या फायदा होगा इस बात से लेना देना होता है। सहमत हो कि नहीं मेरी बात से? पहले बताओ, सेल्फ ओपिनियन कभी भी सही नहीं होता। तुमको क्या लगता है इस बात से दुनिया चलेगी? तुम लोग बहुत देर में रिप्लाई देते हो, आज मैं बहुत मारूंगा तुम लोगों को, बता दे रहा हूं। तुम लोग क्या सोचते हो इस हिसाब से दुनिया चलेगी? हम लोगों को, तभी तो हम सब मिलके एक नेता चुनते हैं, तो वो केवल प्रधानमंत्री मोदी का निर्णय नहीं होता, वो हम सब का निर्णय होता है, क्योंकि हम सब ने मिलके उनको चुना है। इसीलिए मत देने से मताधिकार होता है, समझे कि नहीं? तो सेल्फ ओपिनियन ये याद रखोगे कि मेरा पढ़ाया समझ में आता है ना तुम लोगों को? ये पढ़ो, ये याद रहेगा कि भूल जाओगे? सेल्फ ओपिनियन कभी भी सही नहीं होता है। कभी भी तुम्हें क्या लगता है, कहीं भी लिखता है कि इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, ये कभी भी सही नहीं होगा। तुम्हारे हिसाब से क्षेत्र, राज्य, समूह, साम्राज्य में परिवर्तन नहीं होगा।
अगर तुमको लगता है सर हमारे यहाँ तो जो सांसद जी चाहते हैं वही होता है, अरे गधा, हम सब मिलके सांसद को सांसद बनाए हैं, तो उसका जो लिया हुआ फैसला है वो हम सब का फैसला माना जाता है, क्योंकि उसको सांसद हम सब ने, अयोध्या में जो भी सांसद जीता है, अयोध्या वाले चाहे जितना छटपटा ले, लेकिन आपने अगर सपा के कैंडिडेट को अयोध्या में सांसद बना दिया तो उसके मुंह से जो निकलेगा मतलब अयोध्या वासियों के मुंह से निकल रहा है। क्यों? क्योंकि हम सब एक साथ बोलेंगे तो आवाज तेज हो जाएगी। हम सब ने अपना एक नेता चुन लिया, इसीलिए सेल्फ ओपिनियन कभी भी नहीं सही होता। सहमत हो? अब तुमको एक चीज मैं पूछता हूं, आज तुम लोग एकदम प्रैक्टिकल जवाब देना। मेरे ये मत सोचना मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, तुम जरा अपने आप को देखो, तुम्हारा थॉट प्रोसेस कितना गहरा है। तुम बताओ, तुम्हारे घर में जब खाना बनता है, बोलो हाँ या ना, सुनना मेरी बात, जब एक रोटी या थोड़ा सा चावल बच जाता है तो पिताजी गुस्सा जाते हैं कि नहीं, कि अरे उतना बनाओ जितना खा सको। बताओ, एक रोटी चावल तुम लोग ऐसा बर्बाद करो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इतना चावल, एक रोटी, अरे यार इसको खा लो, ये नाली में जाएगा, बाहर जाएगा, शर्म नहीं आती तुमको? जिस दिन कमाने जाओगे उस दिन कीमत समझ में आएगी। गधा कहीं का, बेवकूफ, नालायक, दुष्ट, पापी, नीच कुकर्मी, हराम को, अरे बाप रे बाप, एक सांस में गाली दे जाते हैं अगर एक रोटी और थोड़ा सा चावल बच गया तो। हाँ या ना? ये सबके घर का हाल है। बोलो बेटा जी, कहीं अन्न बर्बाद होगा तो घर वाले एक सांस में 500 गालियां देते हैं। बोलो हाँ या ना? चलो ठीक है, अब मेरी बात बहुत गौर से समझना। आज जो लोग मुझे सुन, मैं बहुत मूड में पढ़ा रहा हूं, आज मेरी बात समझ में देखना, तुम लोग सारा लॉजिकल रीजनिंग मेरे बिना बताए तुम सॉल्व कर लोगे। अब अगर बहन की शादी है, बहन की शादी में सारे लोग खाना खाए, अगले दिन सुबह एक डलिया पूरी बची है, 2 ड्रम सब्जी बची है, 1 ड्रम चटनी बची है, काजू की बनी थी वो शाही पनीर, वो 1 ड्रम बची हुई है, रसगुल्ला इतना बचा हुआ है, भयानक गर्मी है, सब एकदम भजभजा गया है, सब एकदम सड़ गया। तो पापा कहते हैं जो खाए तो खाए, वरना सब फेंक दो बेटा, सब फेंक दो, जाओ बेटा सब फेंक दो, जितना बचा है पूरी गाय को खिला दो, सब्जी गाय को मत खिलाना, डाइजेशन खराब हो जाएगा, सब्जी बाहर फेंक दो। उस हिसाब से तो पिताजी गोली मार देनी चाहिए। अगर एक रोटी एक चावल बचने से पिताजी अगर मुझे इतना कुछ सुना सकते हैं कि तुमको अन्न के बर्बादी शर्म नहीं आती, लेकिन बेटी की शादी में बची हुई पूरी, और बेटी की शादी में बची हुई पनीर, और बेटी की शादी में बची हुई चटनी, बेटी की शादी में बचे हुए सामान का जो खराब होने का जिम्मेदार इकलौता वो मेरे पिताजी, क्योंकि सारी व्यवस्था वही की है। अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन यू हैव टू शूट योर फादर। क्या ये बात सही है? बोले नहीं। जब कोई बड़ा फायदा होता है तो छोटा नुकसान कंसीडर नहीं होता है। आप समझे मेरी बात को? जब कोई बड़ा फायदा होता है बेटा तो छोटा नुकसान नहीं देखा जाता। जैसे मैंने तुम लोगों से, बताओ तुम लोग पॉटी जाते हो तो बताओ गंदगी होती है कि नहीं? तुम्हारे पॉटी जाने से गंदगी होती है कि नहीं? तो बेटा जी तुम समाज में गंदगी फैलाने के लिए बड़े हुए हो। तो बोले सर मैं एकलौता आदमी, मैं पढ़ लिख के IAS वाईएस बनूंगा, देश वेश की रक्षा करूंगा, ये उसका पॉटी से क्या? आप भी सर वही बात करते हैं। तो आप समझे ना कि एक जब बड़ा फायदा हो रहा है तो ये छोटा नुकसान कंसीडर नहीं होता। केला खाते हो तो छिलका क्यों फेंकते हो? देखो इंसान होशियार कितना होता है कि अगर प्रसाद का एक भी कण जमीन में गिर जाए तो पाप लगता है। अरे तो केला अगर चढ़ा है भगवान को तो उसका छिलका प्रसाद नहीं हुआ क्या? केला खा लेगा, छिलका फेंक देगा, क्यों? प्रसाद खा लिए। अरे जो छिलका जब लोगों के पैर के नीचे पड़ेगा, ये पड़ेगा, दोना भी तो खा लो, दोना सहित भगवान को चढ़ाया गया है, तो क्या दोना नहीं खाओगे तुम? लेकिन नहीं, जो खाने योग्य है वही खाएगा, जो बचेगा गुठली उठली ऐसे थूक देगा, वो प्रसाद नहीं था। लेकिन इंसान की दोगलई है ये, इंसान से बड़ा दोगला जानवर इस पृथ्वी पर कोई नहीं है बेटा, है ना? तो ये बात याद रखना, सेल्फ ओपिनियन कभी भी सही नहीं होता। दूसरी बात, कभी भी हमेशा जब भी जो एनालिसिस बेस्ड चीजें होंगी वो हमेशा सही होगा। एनालिसिस बेस्ड हमेशा चीजें याद रखना, एनालिसिस बेस्ड चीजें हमेशा सही होगा। एनालिसिस का मतलब विश्लेषण के आधार पर। अगर विश्लेषण के आधार पर कोई बात कही जाएगी, विश्लेषण के आधार पर, याद रखना, विश्लेषण के आधार पर अगर कोई बात कही जाएगी, विश्लेषण के आधार पर अगर कोई बात कही जाएगी तो वो हमेशा सही होगा। विश्लेषण के आधार पर कोई भी बात, यानी एनालिसिस के आधार पर जो भी बात कही जाएगी वो बिल्कुल सही रहेगा। अब तुम लोगों से अगर मैं एक चीज पूछूं कि गाय भैंस को अपनी लड़की की शादी करनी होती है? जानवर केवल अपने बच्चे पैदा कर देते हैं, फिर कहते हैं जाओ तुम्हारा गूदा होगा तो कमा के खा लेना, तुम्हारा गूदा होगा तो इस समाज से संघर्ष करके खाना, वरना ना तुम्हारा बाप खड़ा रहेगा ना तुम्हारी माँ खड़ी रहेगी।
तुम्हारी खुद की औकात हो तो जीना हो तो जीना, वरना कहीं भूखमरी से मर जाना। ये जानवर करते हैं। जानवर कभी भी अपने बच्चों को तब तक उसके पास रहती है जब तक वो अंडे में रहता है। अंडे से निकला नहीं, पेट से बाहर बच्चा निकला नहीं, तुरंत छोड़ देती है, जा अपना काम करो। और जब तक गाय भी अपने बच्चों को तभी तक चूमती चाटती है जब तक वो पैर में चल नहीं पाता। जहां साल 1.5 साल हुआ, गाय को ये भी नहीं पता मेरा बछवा कहाँ है, मेरी बछिया कहाँ है। लेकिन लड़के बिटिया की शादी करना है, घर बनाना है, मकान बनाना है और समाज में प्रतिष्ठा बनानी। गाय भैंसों को समाज की प्रतिष्ठा की कोई चिंता है, वो तो कपड़ा तक नहीं पहनती है, ना कुत्ता कोई कपड़ा या पैंट पहनता है। लेकिन कभी जानवरों को किसी चीज की चिंता नहीं होती, क्योंकि भगवान ने इंसान बनाने के बाद सोचा कि ये तो सबसे जहरीला जानवर बन गया। कोबरा पे आप विश्वास कर सकते हो, लेकिन इंसान पे विश्वास कभी मत करना। इसीलिए इनको इन सब चीजों में परमात्मा ने उलझा दिया। वरना इंसान तो ऐसी फितरत है कि इतना होने पर भी हिंदू मुसलमान कर लेता है। इतना बिजी शेड्यूल होने, बहनी बिटिया की शादी करनी है, भोजन के लिए कमाना है, सब कुछ करना है, तब हिंदू मुसलमान, राजनीति, यादव, पंडित, ठाकुर, अहिर, ब्राह्मण ये सब करता रहता है, जबकि भोजन के लिए ये दिक्कत है। तो भगवान को पता था कि सबसे गंदा जो बना, वो जानवर जो बना, वो इंसान बना। तो इसलिए इन्होंने परमात्मा ने इन सबको इस चीज में बांट दिया कि चलो बेटा तुम बिजी रहो। और सोचो इंसान पूर्णतः खाली होता तो एक दूसरे को काट के ना खा जाता। तो ये बात याद रखना, एनालिसिस बेस पे जब कोई बात कही जाती है, जैसे अगर एनालिसिस का मतलब कि अगर कोई किसी बात को सिद्ध कर दे, कैसे? जैसे मैंने आपसे एक चीज बोला कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी। बताओ ये मैंने सही बात बोली, लेकिन इसका जो लोगों को व्याख्या किया जाता है कितना गलत किया जाता है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की, जब तक ये मारे नहीं जाएंगे तब तक सुधरेंगे नहीं। जैसे ढोलक बिना पीटे नहीं बजेगा। अब इस तरीके की कोई व्याख्या करे तो उसको 4 जूता मुंह पे मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? क्योंकि यदि आपको शास्त्र सम्मत बात सही से नहीं पता है तो उस पर उंगली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग अपने धर्म के प्रति, अपने शास्त्र के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, अब मैं इसको एनालिसिस कर रहा हूं, मैं इसका विश्लेषण कर रहा हूं। अब आप मुझे बताना, ढोलक अगर मैं तुमको दे दूं तो कितने लोग बजा लोगे? धागे ना तिनक दिन, जैसे होता है ना, धकचिक 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 चलता है ना। अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि धागे ना तिनक दिन बजाना है, दादरा कहरवा बजाना है, तो जब तक तुम दादरा कहरवा के बोल पूरे के पूरे मात्रा में नहीं बजाओगे तब तक दादरा कहरवा नहीं बज सकता, असंभव है। लेकिन जिसको कुछ म्यूजिक का ज्ञान नहीं है, वो हारमोनियम पे सा पे उंगली रखेगा, तो चाहे ए.आर. रहमान सा पे उंगली रखें और चाहे तुम सा पे उंगली रखो, बजेगा साही। सारे गामा पादा निशा, अगर कोई नॉर्मल इंसान भी 8 मात्रा ये सारे गामा पादा निशा करेगा तो भी बजा लेगा, और ए.आर. रहमान भी बजा लेगा। लेकिन ढोलक वही बजा सकता है जो ढोलक को समझ ले। ढोलक तबला इस पृथ्वी का सबसे कठिन वाद्य यंत्र है। ढोलक, तबला, मृदंग, पकावज, ये सब बहुत कठिन वाद्य यंत्र है। इनमें जितनी मात्रा होती है वो मात्रा उतनी बीट में, उतने भार में, उतने आहिस्ते से बजाओगे तभी वो मात्रा बजेगी, वरना नहीं बजेगी। ढोलक कोई नहीं बजा सकता। हारमोनियम पे तो सा पे उंगली रखेंगे, सा, रे पे उंगली रखेंगे, रे। लेकिन ढोलक पे टे अगर बजाना है, धा गे, गे बजाना है, तो गे के लिए ऐसे ही मारना है, ऐसे मारोगे तो धा बजेगा। वो ऐसे मारना है, ऐसे मारना, ऐसे मारना, यानी ढोलक बहुत टफ है। तो ढोल गंवार इंसान को समझने के लिए, अच्छा गंवार को कोई एंड समथिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल, कृष्णा इंटरनेशनल, बड़े बड़े कॉलेजेस के लड़के, धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे गांव के गंवार आदमी को समझ पाएंगे? तुम लोग तो मैक्सिमम, मेरे भाई लोग, हम लोग गांव से जुड़े हुए लोग हैं। गांव का आदमी इमोशनल होता है, उसको प्रोफेशनलिज्म नहीं समझ में आता। उसे स्थिरता पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। बोलोगे तो तुम्हारा खोपड़ा फोड़ देगा वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मार दे पत्थरा तो फूट जाए कपार पे विश्वास रखता है। वो इमोशनल होता है। गंवार आदमी को समझना पड़ता है। कभी तुम लोग खेती रजिस्ट्री नहीं कराए हो लग रहा है, कभी खेती रजिस्ट्री कराने जाना, देखना तुमको लिखेगा कि गांव वाला आदमी कैसा होता है। जौन जौन 36 सोचेगा तुमको पागल कर, तुमसे कहेगा हाँ हम खेत बेचेंगे, हमको खेत बेचना है, हमको पैसे की बहुत जरूरत है, जाके तहसील में बदल जाएगा। नहीं नहीं, ये हमारे पुरखों की है, हम अपने पुरखन के अगर आज खेत बेच देंगे तो बताओ समाज में हमारा क्या रह जाएगा। ले तुम पैसा इकट्ठा कर लिए, सब कुछ कर लिए, तहसील तक वो आ गया, लेकिन तहसील में आके पलट जाएगा, नहीं मैं नहीं बेचूंगा। तो गंवार आदमी को समझना, गंवार हमेशा अनपढ़ आदमी को नहीं कहते, इमोशनल आदमी। गंवार कोई गंदा शब्द नहीं है। शूद्र मतलब होता है अपने से छोटा, अपने से अनुजो। बताओ तुम भतीजे से काम करा लेते हो, भांजे से करा पाओगे? तुम जैसे तुम भतीजे से कह देते बाबू एक गिलास पानी ले आओ, तो भतीजा को पता है कि मुझे चाचा के साथ ही रहना है, भांजा को पता है कि मुझे हमेशा रहना। तुम भांजे से कहो बाबू एक गिलास पानी ले आओ, कहेगा सुनो जाना तो मेरे लिए लेते आना, क्योंकि तुमको एक पैसा नहीं सेठेगा।
तुमको अपने छोटे से काम कराना है तो तुमको समझना पड़ेगा। भांजों से काम उल्टा कराया जाता है। उनको अगर ये बोतल उठवानी है तो भांजों से कहा जाता है अगर ये तुम बोतल उठा दिए ना तो उठा के पटक देंगे तो मर जाओगे तुम। नहीं, हम उठाएंगे, जाओ क्या कर लोगे। अगर तुम उठा तो लियो, अगर तुम इसको वहां रख के आए ना तो इतनी मार मारूंगा कि तुम लंगड़ा के चलोगे। रख के आऊंगा, जाओ मार के दिखाओ, रख देगा, लो तुम्हारा काम हो गया। भांजों से तुम सीधा काम नहीं करा सकते, याद है, क्योंकि उसको पता है कि तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। तो एनालिसिस शूद्र हो गया। और उसी तरीके से नारी होता है। नारी बेटा समझी जाती है। नारी को तुम ऐसा नहीं देखो, तुम सोचते हो तुम्हारे माँ बाप की वो इज्जत करे और तुम उसके माँ बाप को गाली दो तो इज्जत करेगी? तुम्हारे सामने कहेगी अरे मम्मी जी खाना खा लीजिए, अरे मम्मी, जब तुम नहीं रहोगे, ए बुड्ढी सुन, खाना खाए कि नहीं, तो तुम घर सामंजस्य बना पाओगे? हमेशा वो नया खून है, ये तुमको समझना पड़ेगा। शादी के बाद यत नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर की लड़कियां औरतें खुश रहती हैं, हमेशा प्रसन्न रहती है, उस घर की बरकत ब्रह्मा नहीं रोक सकते। और बताओ, तो हमेशा जैसे तुम अपने मम्मी के लिए एक साड़ी खरीदो तो एक साड़ी उसकी मम्मी को खरीद लो और उसकी मम्मी को उतना ही चाहो जितना वो तुम्हारी मम्मी को चाहती। कभी डिस्प्यूट हो जाएगा तो जो कह दोगे सर थार जाऊंगा। लेकिन लड़कियों को समझा जाता है। लड़कियां बहुत टफ सिलेबस नहीं है, लड़कियां इतना अच्छा सिलेबस होता है अगर उनको अच्छे से समझ लो। मैं छिछोरे पंथी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी बकैती की बात नहीं कर रहा हूं। एक एहसास होता है कि आप समझो। अब आप उसके माँ बाप को जब नहीं गाली बक, तुम्हारे बाप ने क्या दिया, तेरी माँ ने क्या दिया, तेरा भाई ऐसा है, बोलेगी अच्छा प्रिया चरित्रम दैवम न जानम पुरुषस भाग्यम कुतो कथा। जब हमें ब्रह्मा नहीं समझ पाए तुम हमारे माँ बाप को गाली दोगे, तुम्हारा घर चौपट कर दूंगी मैं। यानी औरत अपने पे आ जाए तो कितने आईपीएस अधिकारी फांसी लगा के मर जाते हैं। अभी घर की कलह से तुम वाकिफ नहीं हो। महिला अपने पे आ जाए ना तो ये याद रखना, अच्छे से अच्छे घर की ऐसी तैसी करा सकती है वो। और अपने से आ जाए तो 2 रुपया में घर चलाने की हिम्मत रखती है औरत। बात समझ रहे हो ना? ये बात याद रखना। जब औरत के पास 2 आलू होता है ना कि आज मेरे पास 2 आलू या 2 टमाटर है और इसमें 20 लोग खाने वाले हैं, तो इतने बड़े रसेदार सब्जी बनाएगी और इतना मिर्चा झोंक देगी कि लोग डुबो डुबो को ही खाएंगे और 20 आदमी पेट भर के खा लेंगे, वाह वाह भाभी बहुत अच्छा खाना बनाता है। तो अगर औरत को समझोगे तो कम पैसे में भी पूरा घर स्वर्ग बना देगी। नहीं समझोगे तो उसको कभी उसकी इच्छाओं की पूर्ति तुम कर ही नहीं सकते। इनका कपड़ों से पेट कभी भर ही नहीं सकता। तो एनालिसिस बेस, इसे कहते हैं विश्लेषण। अब आप कहेंगे कि सर आज आप बहुत टहला वहला के ले गए, आज आप इतना क्यों समझाए? देखो, लॉजिकल रीजनिंग, दुनिया सोचती है कि मैं 4 स्टेटमेंट समझा दूंगा बच्चे समझ लेंगे। लॉजिकल का मतलब होता है कि आप एक बुद्धिजीवी बनिए, आप समझदार बनिए, आप हर सिचुएशन को हैंडल करना सीखिए। अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि किस किस तरीके की सिचुएशन तुम्हारे एग्जाम में पूछी जाती है। तुमको लगेगा अच्छा हाँ एक मैच्योर आदमी तो इसका ये जवाब देगा। बात समझ रहे हैं ना? इसलिए मैं आपको हमेशा कह रहा हूं ये चीजें जो हमारे शास्त्रों में लिखी ना, त्रिया चरित्रम दैवम न जानम। बोलो, महिला के चक्कर महाभारत हुआ कि नहीं हुआ? बस इतना कह दिया था अंधे का बेटा अंधा, ले थामो, अब जाओ झेलो। वो कहीं तलवार चलाने गई? महिला अगर इस पे कंट्रोल कर ले तो राजा है, समझ लो। वो सिर्फ लगा छोड़ देगी, लड़ेगा आदमी। आठ तुमने ऐसा कह दिया, चीर देंगे, फाड़ देंगे। सीता मैया को कहीं देखे किसी को एक झापड़ भी मारी हो? पूरी रामचरितमानस खत्म हो गई। किसी ने सीता जी ने किसी को भी कहा, ऊपर दूसरों से काम कराती रही। ए राक्षसिन पानी ले आओ, ए राक्षसिन खाना बन गया, ए राक्षसिन, जितने चारों तरफ राक्षसिन उनकी सेवाओं में लगी थी। लेकिन कितने वानर मरे, बाली मर गया, रावण का पूरा घर साम्राज्य चला गया, सब कुछ चला गया। सीता मैया कहीं चलो भैया सब समाट समेटो, अब होएगा, आज यहाँ काम खत्म, चलो, है ना? तो स्त्री को समझना, और वही स्त्री ने पूरी रामचरित बनाई जिससे हम आज जीवित हैं। तो आप समझिए मंदोदरी ने कितना समझाया रावण को कि महिलाओं की इज्जत करो, महिलाओं को समझो। लेकिन उसको बाहुबल था, अब वो ये नहीं जानती कि एक महिला क्या कर सकती है, पूरा सर्वस्व नाश करा दी। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना? तो आशा करते हैं आप सहमत होंगे। अगली क्लास में मैं इससे कुछ टॉपिक भी कराऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि कंक्लूजन और स्टेटमेंट करना कितना आसान होता है। मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा। ले आना, जितना टफ से टफेस्ट हो मैं तुमको दिखाऊंगा कि जहां कहीं फैक्ट्री बनती है उसके चारों तरफ देखना लोग रहना शुरू कर देते हैं। जहां एयरपोर्ट होता है वो हमेशा शहर के बाहर बनता है, लेकिन एयरपोर्ट के अगल बगल की जमीन महंगी हो जाती है। कहीं स्टेडियम बनता है हमेशा शहर के बाहर बनता है, उसके अगल बगल की जमीन महंगी हो जाती है, वहां बस्ती हो जाती है। तो कैसे ये सब चीजें होती है मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा और देखना आपको कैसे आपको समाज से जोड़ के फिर तुमको समझ में आएगा कि अतुल सर आप सही कह रहे थे।
मेरी क्लास बोरिंग तो नहीं लगती तुम लोगों को? मतलब समझ में आता है ना जो मैं आपको जहां जहां पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग है, इसको आप जितना प्रैक्टिकल समझोगे उतना मैं क्वेश्चन के माध्यम से जब आऊंगा ना आपके सामने तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में क्वेश्चन के साथ। खुश रहो बेटवा, खूब उन्नति करो।